नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया के इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कि कैसे इंडिया ने अपनी मिसाइल को डेवलप किया और कैसे हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बना सके और कैसे इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ और ये इसकी कैसे नीड हुई। हम इसके बारे में इसका हिस्ट्री सब कुछ बढ़िया से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिया ने अपना मिसाइल डेवलपमेंट कैसे शुरू किया। तो इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे इस मिसाइल प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में देखते हैं। द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज IGMDP was Indian Ministry of Defense program for research and development of the comprehensive range of missiles। स्टार्टिंग में लगभग जब हमारा वॉर हुआ 1962 का चाइना से और फिर 1965 का वॉर हुआ पाकिस्तान से, तो उस समय हमारे पास खुद के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं थे। यानी कि हमारे पास जो भी मिसाइल्स उस समय यूज की जाती थी वो फॉरेन कंट्रीज से या फिर वेस्टर्न कंट्री से खरीदी हुई होती थी। तो हमारे पास खुद के मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे। तो ऐसा उसके बाद नीड हुआ, ऐसा हमें जरूरत लगी कि हमारे पास खुद का मिसाइल होना चाहिए जो कि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी पे बेस हो, जिससे हम उसमें महारत हासिल कर सके। तो इसके लिए डिफेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ मिसाइल्स। द प्रोग्राम वाज मैनेज्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर अदर मिलिट्री की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए जो भी यूज होते हैं वो DRDO ही बनाते हैं। DRDO के एक विंग थी DRDL, DRDO की एक विंग है DRDL। DRDL ने ही मिसाइल टेक्नोलॉजी का सारा जिम्मा अपने सर पे लिया हुआ था। एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इन पार्टनरशिप विद अदर इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस समय हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की बहुत ही कमी थी, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर नहीं थे। तो इसीलिए जो भी इसमें मिसाइल के डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो भी कुछ लगा वो इंडियन गवर्नमेंट और DRDO के द्वारा ही किया गया। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1982 टू 1983 अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल कलाम। जो अब्दुल कलाम है ये हमारे देश के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही कहा जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे जिन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आइडिया गवर्नमेंट के सामने प्रपोज किया और ये कहा कि हमें भी अपना एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना चाहिए। और उन्हीं के लीडरशिप में हमारा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ 1983 टू 82 टू 83 में। Its ending in 2008 after these strategic missiles were successfully developed. On 8th of January 2008, the DRDO formally announced the successful rated guided missile program was completed with its design and objective। तो हमने अपना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था 1982 टू 83 में और फाइनली 2008 में जाके हमारा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, जो हमने अपना जिम्मा उठाया था, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के मिसाइल, 4 मेन टाइप के अलग अलग मिसाइल बनाने वाले थे, जिसमें उसके बाद 2008 में जाके ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। शुरू में हुआ क्या था कि 1970 के दशक में जब हमें ये लगा कि हमें अपना खुद का मिसाइल बनाना चाहिए, क्योंकि तब तक हम 2 युद्ध लड़ चुके थे, पहला चाइना के साथ 1962 का वॉर और दूसरा पाकिस्तान के साथ 1965 का वॉर। तो 1970 में हमारे DRDO के साइंटिस्ट और अदर गवर्नमेंट ने, जो कि उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें एक अपना खुद का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे पास कुछ मिसाइल्स आए, हमने मिसाइल को री इंजीनियरिंग करना चाहा। जैसा कि सबसे पहले हमने सॉलिड फ्यूल से कैसे मिसाइल बनती हैं और कैसे ये यूज होती है इसके बारे में हम जानना चाहे, तो हमारे साइंटिस्ट इसको समझ नहीं पाए। फिर हमने क्या किया कि हमने सोवियत रशिया, जिसे हम USSR कहते हैं, जिसे हम USSR कहते हैं, आपको पता होगा कि 1991 से पहले, जिसे हम आज रसिया कहते हैं, जिसे हम आज रसिया के नाम से जानते हैं, वो 1991 से पहले USSR हुआ करता था, जिसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया। आज के लगभग 15 देश जो कि रसिया के आसपास हैं, जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब 15 देश एक साथ रशियन फेडरेशन में शामिल थे, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया कहा जाता है। तो उस समय रसिया की एक मिसाइल टेक्नोलॉजी थी जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था और इंडिया के साइंटिस्ट ने इसको री इंजीनियर किया। मतलब जो मिसाइल बना हुआ था उसके कल पुर्जे निकाल के, उसको खोज के, उसमें हमने री इंजीनियरिंग करना शुरू किया कि ये कैसे बना है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि किसी चीज को आप अगर बीच से जानना शुरू करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, उसके लिए आपको उसका बेसिक जानना चाहिए और फिर बेसिक से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए सब जानते हैं। तो इंडिया के साइंटिस्ट इसको समझ नहीं पाए, तो फिर ये डिसाइड किया गया फाइनली 1982-23 में कि हम अपना खुद का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएंगे और इसको बेसिक से हम अपना मिसाइल डेवलप करेंगे। और फिर ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हमने अपना
मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। आइए हम देखते हैं कि इसके बाद हिस्ट्री क्या रही और कैसे क्या हुआ। इन द आफ्टरमेथ ऑफ 1962 war with China and 1965 and 1971 war with the Pakistan, India recognized the need of self-sufficiency in critical military hardware to support national security objective। तो नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव को अगर हमें सपोर्ट करना है तो हमें खुद का अपना सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट अपना देसी खुद का मिसाइल बना होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास खुद की मिसाइल की टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम मल्टीपल टाइप के इसके वॉरहेड और इसके कई सारे वेरिएंट को भी बना सकेंगे। वेरिएंट बनाने से ये होगा कि मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास रहेगी, और क्योंकि हमें पता है कि हमारा दुश्मन कितना खतरनाक है तो हमको उसके ऊपर किस तरह के स्ट्राइक करना है उसके हिसाब से हम अपने मिसाइल को भी डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए हमको ये जरूरत पड़ी कि हमको खुद की मिसाइल बनानी है। Thus in late 1970s, a comprehensive integrated missile development program was formulated under the Defense Research and Development Organization (DRDO) to attain indigenous capability spanning battlefield rocket for long range missile। तो हमको लॉन्ग रेंज मिसाइल की जरूरत थी जो कि दूर तक मार करने में सक्षम हो। इसके साथ ही साथ हमें शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, कई टाइप के मिसाइल हमें बनाने की जरूरत हुई। This later evolved in the IGM-DP, that is Integrated Guided Missile Development Program, focused specifically on guided missile। तो हमारा जो फोकस था इस प्रोग्राम के अंदर कि हम गाइडेड मिसाइल बनाए। गाइडेड मिसाइल से फायदा ये रहेगा कि हम बस उसको गाइड देंगे, उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे और मिसाइल जाके अपने टारगेट को हिट कर देगा। तो हमारा मेन पर्पस था एक गाइडेड मिसाइल को बनाना। दिस लेड टू द बर्थ of integrated guided missile development program with Dr. APJ Abdul Kalam, who had previously been project director for the SLV-3 at the Indian Space Research Organization। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो इस समय SLV-3 के फॉर्मेशन में भी, SLV-3 के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा चुके थे। SLV क्या है? SLV जैसे कि आपको पता है कि इसरो के पास कई सारे अपने रॉकेट है, जैसे कि GSLV, LSLV एंड PSLV, ऐसे करके कई सारे रॉकेट है। तो जो पहला रॉकेट का वेरिएंट बना था वो SLV था। SLV-3 रॉकेट को बनाने में, उसके डेवलपमेंट करने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का क्रिटिकल रोल था। तो जो भी मिसाइल की टेक्नोलॉजी होती है वो मोस्टली इस रॉकेट टेक्नोलॉजी पे ही बेस होती है, क्योंकि अंततः मिसाइल में भी एक रॉकेट इंजन का ही यूज किया जाता है जो कि आगे जाके स्ट्राइक करता है। तो हमें एक ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत थी जो कि रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हो, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बढ़िया और इंडिया में कोई नहीं था जो इसके बारे में जानता हो। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया और was inducted as the DRDL डायरेक्टर। DRDL जो कि मैंने बताया DRDO का एक विंग था जिसे हम कहते थे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी था जिसमें कि मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता था। इन 1983 टू कंसीव एंड लेड इट व्हाइल द साइंटिस्ट प्रपोज द डेवलपमेंट ऑफ ईच मिसाइल कंजिक्यूटिवली। तो जो डेवलपमेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि हमें जो मेनली 4 टाइप की मिसाइल बनानी है, जो कि सरफेस टू सरफेस हो, सरफेस टू एयर हो, एयर टू सरफेस हो और ऐसे और एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो, ये सारी मिसाइल हमें कंसेक्यूटिवली एक साथ लगातार बनानी होगी। और इस तरह से हम जल्दी से अपने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट भी कर पाएंगे और हमें अच्छा से अच्छा नॉलेज भी मिल जाएगा। तो डिसाइड यही किया गया कि हम अपने चारों टाइप की मिसाइल कंसेक्यूटिवली एक साथ बनाएंगे। 4 प्रोजेक्ट्स टू बी परस्यूड concurrently when born under the IGM-DP। तो IGM-DP के साथ इसके अंदर 4 कंसेक्यूटिवली 4 डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाए गए। वो कौन कौन से थे इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला था शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल हमें बनानी थी जिसका हमने नाम दिया पृथ्वी। दूसरा था लॉन्ग रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल जिसको हमने नाम दिया अग्नि मिसाइल। तो और तीसरा था मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको हमने नाम दिया आकाश मिसाइल। और शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको हमने नाम दिया त्रिशूल। और जो 5वां टाइप का हमने मिसाइल बनाया वो था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM जिसे हमने नाम दिया नाग। इस समय नाग 2 नाग 3 करके कई सारे इसके वेरिएंट बनाए जा चुके हैं जो कि पहले से ही कई ज्यादा लीथल है। इसके आगे दुनिया का कोई भी टैंक टिक नहीं सकता, ये इतना ज्यादा लीथल अब हो चुका है। द अग्नि मिसाइल was initially conceived in the IGM-DP as a technology demonstrator। तो क्या होता है, जैसे ही कोई मशीन या कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर कोई फाइटर जेट ही बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जाता है जिसका हम परीक्षण करते हैं, उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमको समझ में आता है कि कितने सारी इसमें फ्लॉज हैं, कैसे कमियां हैं कि उसको हम दूर कर सकते हैं, कहाँ पे इसमें इसके टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी आ रही है। तो इसके लिए हमको एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाना पड़ता है। तो अग्नि मिसाइल को सबसे पहला इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया गया, प्रोजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ री एंट्री व्हीकल।
एंड वाज लेटर अपग्रेडेड टू द बैलिस्टिक मिसाइल। जैसा कि मैंने बताया कि मिसाइल की दो तरह के पाथ को फॉलो करते हैं, एक होता है बैलिस्टिक पाथ जो कि इस तरह से फॉलो करते हैं, और एक होता है क्रूज पाथ जो थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और फिर लैंड के पैरेलल जाके फिर अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया जो कि अग्नि मिसाइल था, उसी को आगे अपग्रेड करके फिर उसी को हमने बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, और हमारे पास इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप पहला बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हुआ अग्नि के नाम से। डिफरेंट शॉर्ट रेंज का एक अलग मिसाइल शामिल हुआ अग्नि के नाम से एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम द इंटरिम टेस्ट रेंज एट बालासोर इन उड़ीसा। तो जो भी इस मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा था वो बालासोर उड़ीसा के कोस्ट पे टेस्ट किया जा रहा था। आगे इसके बाद देखते हैं कि ये हमारे पास अग्नि मिसाइल है जो कि सबसे पहले डेवलप किया गया था, ये अग्नि मिसाइल है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इन 1983 द डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग साइंटिफिक टैलेंट। तो सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप हमने अपना काम करना शुरू किया, सबसे पहले 1983 टू 84 के बीच में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। हमने अपने साइंटिस्ट को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की, अदर देशों में भेजे गए कि जिससे वो इसको समझ पाए कि कैसे मिसाइल को और बनाया जा सकता है। फिर 1984 टू 89 के बीच में पृथ्वी मिसाइल और त्रिशूल मिसाइल का टेस्ट किया गया, पहला पृथ्वी मिसाइल और दूसरा त्रिशूल। 1988 में हमने पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट किया और 1989 में फिर हमने त्रिशूल मिसाइल का टेस्ट कंसेक्यूटिवली लगातार टेस्ट कंडक्ट किया। फिर 1982 टू 1992 के बीच में हमने मास्टर किया नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आकाश दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। हमने 1989 से 1982 के बीच में हमने दो मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया, पहला था नाग एंटी टैंक मिसाइल और दूसरा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया। उसके बाद 1992 टू 2008 के बीच में हमने मैच्योर अग्नि को बनाया बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि ये अग्नि सबसे पहले मैंने बताया कि अग्नि मिसाइल को एक डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में बनाया गया, फिर उसको जब इसके सारी कमियों को दूर कर दिया गया और हमने सब कुछ सीख लिया तब एक मैच्योर अग्नि मिसाइल बनाई गई जो कि पहली बैलिस्टिक मिसाइल बनी इंडिया की, प्रूविंग प्रोग्राम सक्सेस। और इसके बाद 2008 में ये जाके 8 तारीख को 2008 में ये जाके अनाउंस किया गया कि फाइनली हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो भी था ये हमारा पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ और हमने इसमें महारत हासिल कर ली है। इसके बाद क्या होता है कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर, डिफेंस टेक्नोलॉजी सेंटर एंड एडवांस सेंटर फॉर एनर्जेटिक मटेरियल। तो हमने जो भी मिसाइल बना लिया अब हमको ये समझ में आ गया कि अब आगे भविष्य में और भी ज्यादा लीथल मिसाइल टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, कई सारी लीथल वॉरहेड की जरूरत होगी। तो इसके लिए हमने लगातार अलग अलग टाइप के अपने सेंटर्स बनाए, जैसे कि बनाया हमने पहले इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर बनाया, डिफेंस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया, उसके बाद हमने एडवांस सेंटर बनाया फॉर एनर्जेटिक मटेरियल, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के हम मटेरियल को कंबाइन करेंगे कि थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा विस्फोट करने के लिए सक्षम हो। इस टाइप के हमने अपने फैसिलिटी को बनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा नाग मिसाइल है, ये हमारा नाग मिसाइल है, नाग एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल। ये देख सकते हैं ये टैंक के ऊपर भी इसको माउंट किया जा सकता है और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टैंक माउंट मिसाइल भी हो गया है। और इसके कई सारे अलग अलग वेरिएंट बनाए गए जैसे नाग 2, नाग 3, ये सारे पहले से ज्यादा लीथल और इनका रेंज भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। तो ये पहला मिसाइल था जो कि नाग मिसाइल का कैटेगरी का था। आगे हम देखते हैं जो अलग हमने मिसाइल बनाई थी, ये है आकाश मिसाइल। ये आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी खासियत यह है कि ये एक साथ 3 से 4 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है और अभी तक दुनिया का ऐसा कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है जो इस तरह की कैपेबिलिटी को दिखा सके। ये बस आकाश मिसाइल के पास है जो इतनी तगड़ी कैपेबिलिटी को दिखाता है। उसके बाद ये है पृथ्वी मिसाइल। ये पृथ्वी मिसाइल है जो कि एक अभी इसको डेवलप करके और भी ज्यादा रेंज बढ़ा के इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में भी इसको बनाया जा रहा है। ये अभी पृथ्वी मिसाइल है। और आपने अग्नि मिसाइल को देखा ही, ये हमारा त्रिशूल मिसाइल है जो कि अग्नि मिसाइल को डेवलप करके बनाया गया था, त्रिशूल मिसाइल। ये हमारा त्रिशूल मिसाइल है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया ने जब अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो इसके बाद क्या क्या हर्डल्स आए, क्योंकि जैसे ही अगर इंडिया आगे बढ़ता है अदर कंट्रीज से, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज से या फिर पाकिस्तान से, जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो वेस्टर्न कंट्री हमारे ऊपर सेक्शन लगाते हैं या फिर हमें किसी न किसी तरीके से हर्डल प्रोवाइड करते हैं कि हम आगे ना बढ़ पाए। तो क्या हुआ, जब इंडिया ने अपना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया और दो मिसाइल 1988 में और 89 में जब हमने अपने दो मिसाइल को फायर किया सक्सेसफुली, तो हमारे ऊपर क्या हुआ कि आफ्टर इंडिया टेस्ट फायर द फर्स्ट पृथ्वी मिसाइल इन 1988 एंड द अग्नि मिसाइल इन 1989, द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसे हम कहते हैं एमटी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR, ये वेस्टर्न कंट्रीज का अपना एक सो कॉल्ड ग्रुप बनाया गया है जो कि पूरे दुनिया में अदर कंट्रीज को क्रिटिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी
ना देने के लिए बाधित होते हैं कि ये चाहते हैं कि अदर कोई कंट्री हमारे जितना एडवांस मिसाइल ना बना पाए। तो इन्होंने अपना सो कॉल्ड एक ग्रुप बनाया और इसमें क्या किया है कि देन एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग एस्टैब्लिश इन 1987 बाय कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सारे वेस्टर्न कंट्री ने 1987 में अपना एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम बनाया और ये डिसाइड किया कि हम इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे एक्सेस देने में क्रिटिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी दैट वुड हेल्प इंडिया इन इट्स मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन्होंने इंडिया को क्रिटिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के लिए बंद कर दिया और इनके ऊपर बैन लगा दिया कि इंडिया इतना हैवी या फिर हाई टेक्नोलॉजी का मिसाइल कंडक्ट कर रहा है, तो अब इंडिया को और भी ज्यादा मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो इंडिया ने क्या किया, टू काउंटर MTCR द IGM-DP टीम फॉर्मुलेट कंसर्टोरियम ऑफ DRDO, लेबोरेटरीज, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू बिल्ड these subsystem components and material। तो इंडिया के साइंटिस्ट ने, DRDO ने और DRDO के अदर लेबोरेटरी ने, साथ ही साथ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने, जो हमारे बड़े बड़े IITs हैं, इन सभी ने मिलकर जो भी ये MTCR के अंदर जो भी पाबंदियां हमारे ऊपर लगी थी कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी आपको नहीं दी जाएगी, वो हमने इंडिजियसली खुद से डेवलप किया। इससे ये हुआ कि थोड़ा सा हमारा मिसाइल का डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ा स्लो हो गया, जो कि पहले भी कंप्लीट हुआ जा सकता था। 2008 में जो जाके कंप्लीट हुआ, हो सकता है वो पहले कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन हमने इससे हमें ये फायदा ये भी हुआ कि हमने जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, वो हमने खुद से अपने इंडिया में अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा खुद से डेवलप कर लिया। लेकिन पूरे वेस्टर्न कंट्री ने पूरा अपना जोर लगा दिया था कि ये इंडिया को रोक सके, लेकिन वो इंडिया को रोक नहीं पाए। दो दिस स्लोड डाउन द प्रोग्राम ऑफ द इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बट इंडिया सक्सेसफुली डेवलप इंडिजियसली ऑल द जितने भी मिसाइल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से इंडिया ने खुद से अपने आप से उसको डेवलप कर दिया और MTCR को हमने बाईपास कर दिया। MTCR का हमें कोई टेंशन नहीं रहा। उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस क्या बढ़ा कि हमारे पास जब भी आप अपने दुश्मन से थोड़ा अपर हैंड में होते हैं, अपने एनिमी से थोड़ा अपर हैंड में जाते हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस आपके रीजन में बढ़ने लगता है। जब हमने इस तरह के मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, तो हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में हमने चाइना से भी कम्पीट करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना खुद का कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी तो था नहीं। इसको वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा और साथ में चाइना के द्वारा सारे मिसाइल टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किए जाते थे, और चाइना अपने आप में टेक्नोलॉजी का हब है, तो इसके पास खुद का गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम उस समय आ चुका था और इसने अपना मिसाइल बढ़िया बना चुका था। तो जब इंडिया ने अपना इस तरह के 5 टाइप के अलग अलग मिसाइल को डेवलप किया, तो हम भी इन सारे कंट्रीज में या फिर इंडियन ओशियन रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इन सभी दोनों देशों को, जो कि उस समय पावरफुल हुआ करते थे, इन सभी दोनों देशों को हमने सरपास करके इनके ऊपर हम बैठ गए। इससे हुआ क्या कि द स्टार्टिंग ऑफ इंडिया मिसाइल प्रोग्राम इन्फ्लुएंस पाकिस्तान टू स्क्रैम्बल इट्स रिसोर्स टू मीट द चैलेंजेस। इससे हुआ क्या कि जब हमने अपना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया, तो पाकिस्तान पैनिक में आ गया, और पाकिस्तान जो अपना पैसा अपने एजुकेशन में या फिर अपने देश के डेवलपमेंट में लगाता, उसने इमरजेंसी में आके अपना सारा पैसा मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। इससे हुआ कि पाकिस्तान पूरे तरीके से कंगाल हो गया और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन गया। पाकिस्तान के ऊपर ये इफेक्ट पड़ा कि ये फेल्ड स्टेट बन गया और वेस्टर्न कंट्री भी इसका सपोर्ट नहीं कर पाए। हालांकि चाइना उस समय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन चुका था, तो ये फेल तो नहीं हुआ, लेकिन चाइना ने भी अपने स्तर पे हमसे भी एडवांस मिसाइल बनाए थे। तो हमें ये चैलेंज मिले, लाइक इंडिया पाकिस्तान फेस्ड हर्डल टू ऑपरेशनलाइज इट्स प्रोग्राम सिंस एजुकेशन ऑन द स्पेस साइंस वाज नेवर सॉट। क्योंकि पाकिस्तान, जो कि हमेशा एक रेडिकलाइज कंट्री रहा है, वो अपने यहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर साइंस में या डेवलपमेंट में कभी भी उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि इसको सारी टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्री से मिल जाती थी, तो इनके पास ये भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया और ये हमसे और ज्यादा पीछे हो गए। इट टुक पाकिस्तान डिकेड टू एक्सपेंसिव ट्रायल एरर बिफोर दियर प्रोग्राम बिकम फीजिबल फॉर द मिलिट्री डेवलपमेंट। तो जो भी पाकिस्तान का जितना भी इसका पैसा लगा, ये सारा का सारा वेस्ट हो गया। अंततः पाकिस्तान फेल स्टेट बन गया और इनको इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंपेयर करने के लिए अभी तक इनके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी या सफिशिएंट पैसा नहीं आ पाया है। तो ये इंडिया का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक एक करके कि इंडिया ने कैसे अपना अग्नि मिसाइल बनाया, अपना त्रिशूल मिसाइल और नाग मिसाइल बनाया, आकाश मिसाइल बनाया, पृथ्वी मिसाइल बनाया। इन सभी के बारे में हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।